हे गाइस, आज हम सोम का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। दिस इज पार्ट नंबर 5। और लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ देख लिया था। एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे देखेंगे कुछ डिफ्लेक्शंस कैसे निकालते हैं, इसको कवर करेंगे। और डिफ्लेक्शन टेपर्ड सेक्शन में कैसे निकालेंगे और प्रिज्मेटिक बीम्स में कैसे निकालेंगे, आज उसको कवर करेंगे हम यहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो लास्ट लेक्चर में छूट गई थी वो था लैम्स कांस्टेंट। लैम्स कांस्टेंट। और एक बात और है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक नॉन लीनियर कर्व बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन का। स्ट्रेस स्ट्रेन का नॉन लीनियर कर्व ऐसा कुछ बताया था मैंने। तो ये मैंने इसका बता दिया था आपको, रबर का है ये। ठीक है, तो उसमें आप इस चीज को जोड़ लेना कि ये हार्ड रबर होता है। ठीक, और जो रबर के लिए होता है, जो नॉर्मल जो हम रबर देखते हैं उसके लिए जो होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा सा करेक्शन था, ये करेक्शन देख लेना आप, ये छोटा सा करेक्शन था इसमें। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, ये भी नॉन लीनियर कर्व ही है। नॉन लीनियर कर्व फॉर रबर, कर्व फॉर रबर। और जिसका पॉइजन्स रेशो हमें पता है 0.42 से लेकर 0.47 तक इसका पॉइजन्स रेशो जाता है। तो चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और सबसे पहले मैं एक लाम्स कांस्टेंट कवर कर देता हूँ यहाँ पे। लाम्स कांस्टेंट के ऊपर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, मे भी पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लाम्स कांस्टेंट का। दो लाम्स कांस्टेंट होते हैं, एक लैम्डा होता है और एक न्यू होता है। ठीक है, लैम्डा एंड न्यू। तो जो लैम्डा का फॉर्मूला होगा वो होगा ई इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 म्यू। ओके, दिस इज लैम्डा, ये लैम्डा का फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट जो होगा वो न्यू का फॉर्मूला होगा, वो भी ऐसे ही कुछ होगा, ई इंटू एप्सिलॉन। जो म्यू का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ई इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू इंटू 1 प्लस म्यू। ठीक है, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक, तो ये लाम्स कांस्टेंट के फॉर्मूले हैं, इन्हें घोट घोट डालिए इन्हें। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट टाइम हमने स्फेयर बॉडी रेक्टेंगल है ना, इसमें हमने एप्सिलॉन वी जो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, हमने रेक्टेंगल सेक्शन देख लिए थे। ठीक, रेक्टेंगल सेक्शंस कवर करे थे, स्फेयर का सेक्शन कवर करा था, और एक और सेक्शन जो था वो सिलेंडर का सेक्शन कवर कर लिया था। ठीक, ये हमने लास्ट लेक्चर तक देख लिया था। अब बात आती है, देखो नोट्स कैसे बनाना है। तो जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ना, बस उसी तरह से ही आपको नोट्स बनाना है, और डिफरेंट तरीके से नोट्स नहीं बनाना है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में जो आपको बेस्ट लगता है, हिंदी में या इंग्लिश में आपको बेस्ट लगता है, उसके लिए आप पॉइंट टू पॉइंट एक पॉइंट बना सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से अगर आप माइंड मैप से चलोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, हेडिंग डालो, हेडिंग के साथ माइंड मैप बनाओ और उसको घोट डालो, बस यही चीज़ है। देखो, डिफ्लेक्शन ऑफ एक्सियली लोडेड मेंबर्स, लोडेड मेंबर्स है ना, डिफ्लेक्शन बताना है हमें जो एक्सियली लोडेड मेंबर्स होते हैं उनके अंदर। तो कैसे बताएंगे, मान लो जैसे कि कहाँ गया, टूल 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 टूल, यस, दिस वन। ओके, फाइन। ये हमारा एक मेंबर है, लेट्स से दिस इज आवर मेंबर। ठीक, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है मेंबर की। ठीक, और ये इसकी कुछ ऐसी एक ये और ये। ठीक है, ये
ये हो गई z एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, और ये हो गई अगेन x एक्सिस। ठीक, अब मैंने x के अलोंग इसके ऊपर फोर्स लगाया है, ठीक है, p फोर्स लगाया है अलोंग x डायरेक्शन। तो ये क्या ये बोलेगा कि बताओ कि कितना आफ्टर टाइम t कि कितना इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ है, कितना इसके अंदर इसकी लेंथ में कितना चेंजेस आया है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना डेल्टा एल, है ना, ये मान लो ये इसकी कुछ लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो पहले तो एल थी, ये एल थी पहले, अब ये जो टोटल लेंथ हो गई है ना डिफ्लेक्शन के बाद, फोर्स लगाने के बाद, ये एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। ठीक, तो ये डेल्टा एल कितना होगा, है ना, एल तो हमें पता है, डेल्टा एल कितना होगा, तो ये फॉर्मूला निकलता है, ये डेल्टा एल जो निकलता है ये हुक्स लॉ से निकल कर आता है। देखो हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लाइड बाय ई इंटू स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ निकल कर आ जाएगा ना, यहाँ से चेंज इन लेंथ यहाँ से निकल कर आ जाएगा, तो डेल्टा एल हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ठीक, ये होता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, पी एल अपॉन ए ई। बहुत सिंपल फार्मूला है, इसको हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इतना नहीं पढ़ना। ये सब गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में जब हम प्रिपरेशन करते हैं उससे हम इसको उससे भी ये फार्मूला डिराइव करते हैं, पी डी एक्स लिखते हैं, एक सेक्शन यहाँ पर काटते हैं, वो भी बता सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है यार। अभी हमें किसकी ज़रूरत है, हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और इस फार्मूले को करो डिब्बे में बंद, क्योंकि ये बहुत IMP फार्मूला है, पी डेल्टा एल पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, पी एल अपॉन ए ई डेल्टा एल का जो फॉर्मूला है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अच्छा एक ए तो हमें पता ही है, ए किसके लिए क्या क्या होता है ना, ए के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल के लिए बी इंटू डी हो जाएगा, स्क्वायर के लिए बी स्क्वायर हो जाएगा, सर्कल के लिए या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिया तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब के लिए एरिया हो जाएगा, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब यहाँ देखो, ये है ए ई, ठीक, ये है ए ई, इस ए ई को बोलते हैं, बस जैसे मैं बना रहा हूँ ना नोट्स, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ बस उसी तरह से लिखो, है ना, इसको लिखो एरिया, ऐसे लिखो, इसको लिखो एरिया। ठीक है, यहाँ पे ये तो पता ही होगा यार आपको, ये एरिया इसका होता है, स्क्वायर का होता है, सर्कल का होता है। ठीक है, ए ई को लिखो एक्सियल रिजिडिटी, एक्सियल रिजिडिटी, रिजिडिटी। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर एक एक्सियल स्टिफनेस भी होता है, ए ई अपॉन एल, ए ई अपॉन एल, इसको लिखते हैं एक्सियल स्टिफनेस, एक्सियल स्टिफनेस। ठीक, ए ई अपॉन एल है ये काम आती है हमें जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस में या टॉस में जब हम वो पढ़ते हैं ना मैट्रिक्स मेथड में ये काम आता है। स्टिफनेस मेथड हम जब पढ़ते हैं तब वहाँ पर एक्सियल स्टिफनेस काम आती है, तो वो ए ई अपॉन एल होता है। देखेंगे हम, वो भी देखेंगे, एक्सियल स्टिफनेस भी देखेंगे कैसे निकालते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल होता है पी एल अपॉन ए ई। अब यहीं से मैं टेपर्ड सेक्शन के लिए भी आपको कैलकुलेट करके दूंगा फॉर्मूला। देखो इसी के लिए ही टेपर्ड सेक्शन के लिए क्या होगा कि मान लो अभी ये टेपर्ड सेक्शन है सर्कुलर, है ना, आप पॉइंट नंबर 2 डालना, पहला डालना रेक्टेंगल के लिए, है ना, जो प्रिज्मेटिक बार था वो, दूसरा डालना डिफ्लेक्शन इन टेपर्ड सर्कुलर बार, टेपर्ड सर्कुलर बार। ठीक, इसमें कैसे निकालेंगे, अब देखो डिफ्लेक्शन क्या होता है, टेपर्ड क्या होता है, जैसे कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, कुछ ऐसा अब हमारा बार है। ठीक, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसके अलोंग मैंने फोर्स P लगाया है। ठीक है, तो बस यही होता है टेपर्ड बार, दिस इज कॉल्ड टेपर्ड बार। हाँ, इसको बोलते हैं टेपर्ड बार। यहाँ की मान लो यहाँ का डायमीटर, ये जो ये सेक्शन है इसका डायमीटर, इस सर्कल का डायमीटर D1 है,
और ये जो स्मॉल सेक्शन है, ये स्मॉल सेक्शन है, मान लो इसका डायमीटर d2 है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एल। अगर इसकी लेंथ यहाँ से लेकर एल है तो ये जो डेल्टा एल होगा वो होगा 4pl अपॉन पाई d1 d2 इंटू ई। ठीक, इसको याद रख लो, इसको डब्बे में बंद करो और इसको याद रखो। ठीक है, चलो अब एक और आ जाओ। डिफ्लेक्शन व्हाट हैपन, ओहो या हाँ, चलो आ जाओ। डिफ्लेक्शन इन रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार में क्या डिफ्लेक्शन होगा, ये आईएमपी है भाई, ये आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यार थोड़ा सा है ना, मुझे एक बार मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ, देखो पर बने या नहीं बने कुछ गारंटी नहीं है। एक बार मैं कोशिश जरूर करता हूँ, क्योंकि यार 3D सेक्शन है थोड़ा सा। ये हो गया और लेट्स से ये हो गया। ये है और ये है। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो ये रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार है, ये रेक्टेंगल है, हाँ? तो यहाँ पर मान लो इसकी विड्थ जो है, ये विड्थ जो है ये b1 है, ये विड्थ जो है ये मान लो b2 है। ठीक, इसकी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है और मैंने इसके अलोंग फोर्स लगाया है, इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग फोर्स P। ये यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने, फोर्स P। और ये जो इसकी टोटल लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ है L। ठीक, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये आईएमपी है यार, इसको याद ही कर लेना, हाँ, घोट लेना इसको, इस फॉर्मूले को। इसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन, और इसकी थिकनेस टी है, मान लो ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस बोल रहा हूं मैं, ये थिकनेस टी है। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा पी एल अपॉन B2 माइनस B1 इंटू टी ई ln ऑफ B2 अपॉन B1। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, इसको करो बक्से में बंद और रखो याद। ठीक है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन B2 माइनस B1 T इंटू ई ln ऑफ, ln क्या है, नेचुरल लॉग इंटू B2 अपॉन B1, है ना? ये नेचुरल है, इसको ln लेना है ना? log 10 मत ले लेना, अगर log 10 लोगे तो गया, है ना? नहीं तो फिर यहाँ पर 2.3 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 2.303 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा अगर log 10 ले रहे हो तो। नहीं तो इसको नेचुरल के फॉर्म में याद रखो, B2 अपॉन B1, और ये हो जाएगा P डिवाइडेड PL डिवाइडेड बाय B2 माइनस B1 इंटू TE। ठीक, ये हो गई हमारी डेल्टा एल की बात। तो हमने 3 सेक्शंस कवर करे हैं। पहला है रेक्टेंगल सेक्शन, फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल प्रिज्मेटिक सेक्शन, जो कि क्या होता है पी एल अपॉन ए ई। सेकेंड जो हमने देखा है वो देखा है सर्कुलर सेक्शन, वो भी टेपर्ड वाला। तो टेपर्ड में हमने जो उसका फॉर्मूला देखा वो देखा है 4pl अपॉन पाई d1 d2 इंटू ई। एंड नेक्स्ट जो थर्ड सेक्शन देखा है हमने, दिस वन इज थर्ड सेक्शन, और वो देखा है रेक्टेंगल टेपर्ड सेक्शन, जिसका डेल्टा एल का फॉर्मूला है पी एल अपॉन B2 माइनस B1 टी ln ऑफ B2 अपॉन B1। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी है, सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं है यार, सिर्फ मग करना है और कुछ नहीं करना है। चलो अब आ जाओ
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पोजीशन, ठीक है, ये बहुत काम की चीज है भाई, है ना। इस ये लगता कब है, तो एक बात बस इसको ये क्या होता है कि अगर देखो इसकी लगने की एक मेथड, लगता कब है पहले ये समझ लो। ये लगता है विद इन इलास्टिक लिमिट, या बोल सकते हैं विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, और क्लियर बोल रहा हूं मैं, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट ये लगता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी लिख रहा हूं मैं, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। विदाउट बकलिंग, जब बकलिंग नहीं हो रही हो, विदाउट बकलिंग, और क्लियर लिख रहा हूं मैं इसको, हाँ, विदाउट बकलिंग, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट विदाउट बकलिंग, ठीक, तभी लगेगा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि जैसे कि मुझे ये मेरा एक बार लेट से इसका एरिया A1 है ना, इसी से जुड़ा एक और बार है, लेट से इसका एरिया A2 है, फिर इससे ही जुड़ा इसका बार है, लेट से इसका एरिया A3 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, और इसकी लेंथ L3 है। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स P लगा रहा हूँ, ठीक है, अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फोर्स P लग रहा है, तो ये जो इनके अंदर जो चेंजेस आएगा, है ना, A1 या फिर A1 से ये फर्स्ट सेक्शन में जो चेंज आएगा उसको मैं बोलता हूँ डेल्टा 1, ठीक है। जो सेकंड सेक्शन में चेंज आएगा वो हो जाएगा डेल्टा 2, और सिमिलरली ये हो जाएगा डेल्टा 3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि अगर ये फोर्स विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट है और इसके अंदर बकलिंग नहीं हो रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि टोटल जो स्ट्रेन होगी, टोटल चेंज इन लेंथ जो होगी वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 हो जाएगी। बस यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये बहुत काम की चीज है हमें कैलकुलेट करने के लिए। कब काम आती है ये अभी हम देखेंगे, ये एप्लीकेशंस इसकी अभी हम देखेंगे। तो ऑलराइट, ये समझ में आया होगा। ये सब ये टोटल रिजल्टेंट दे रहा है, ये रिजल्टेंट स्ट्रेन दे रहा है, ठीक है। इसको लिखो रिजल्टेंट स्ट्रेन। ये डेल्टा 1 का स्ट्रेन या फिर डिफ्लेक्शन लिख सकते हो, डिफ्लेक्शन बोलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, डिफ्लेक्शन, रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन, ठीक है, स्ट्रेन रहने दो। रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन दे देगा ये डेल्टा 1, ये वाला डेल्टा 1, डेल्टा 2 जो सेक्शन का डेल्टा 2 आया है, और ये डेल्टा 3। अब डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 फिर वही क्या होगा, डेल्टा 1 P इंटू L1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू E1 भी बोल दो अगर उसका कुछ अलग होगा तो, है ना, E अलग होगा तो P इंटू L2 डिवाइडेड बाय A2 E2। सिमिलरली जो डेल्टा 3 होगा वो हो जाएगा P इंटू L3 डिवाइडेड बाय A3 इंटू E3। ये हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। P भी फोर्स देखना पड़ेगा कि P की क्या क्या कंडीशंस हैं, कैसा फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, हाँ, कंप्रेसिव है कि टेंसाइल फोर्स है, वो नेचर देखना पड़ेगा हमें। इसकी वैल्यू चेंजेस हो सकती है, तो मैं इसको P1 भी लिख दूंगा, इसको P2 भी लिख सकता हूँ, इसको P3 भी लिख सकता हूँ। हो सकता है कि इस सेक्शन पे कोई दूसरा ही फोर्स आ रहा हो, इस सेक्शन पे कोई दूसरा फोर्स आ रहा हो। अभी तो हमने सिर्फ एक ही फोर्स लगाया P, मान लो यहाँ भी कहीं फोर्स लगा हो, यहाँ भी कहीं फोर्स लगा हो, तो फिर, है ना, तो इसलिए P1 P2 P3 भी उसको लिखोगे तो ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ कंपोजिट बार। अब हमें यह देखना है कि एक कंपोजिट बार में एक्सियल डिफ्लेक्शन कितना होगा। एक्सियल मतलब वही लॉन्गिट्यूडनल के अलोंग हमने फोर्स लगाया। अब कंपोजिट बार क्या होता है, कंपोजिट बार ये होते हैं कि जब एक ही मतलब एक मेंबर है, मान लो ये मेंबर है और ये दो मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। एक ये वाला मटेरियल है लेट्स से, ठीक है,
इसका एरिया A1 और E1, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और एक ये वाला मेंबर है, लेट्स से ओप्स, ठीक, ये हो गया, ये इसका एरिया A2 और E2 इसका क्या बोलते हैं हमारा एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गई, ठीक। तो ये बोलेगा कि लेट्स से ये लेंथ L है, तो वो ये बोलेगा कि ये अगर एक्सियल है और इस पे मैंने फोर्स P के अलोंग फोर्स लगाया है, फोर्स P है, ये यहाँ से फिक्स है, ठीक, ये फिक्स कंडीशन है, ये फिक्स कंडीशन है। तो ये बोलेगा कि इसका डेल्टा बताओ, तो इसका डेल्टा का फॉर्मूला सीधे लिखो, PL डिवाइडेड बाय E1A1 प्लस E2A2, ये क्लियर लिखो, ठीक, बहुत इजी है। इसके अंदर कंडीशंस क्या बनेंगी, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस बनेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन सी बनेंगी, ये भी लिख लो आप, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन सी बनेंगी। पहला, डिफ्लेक्शन दोनों में बराबर होगा, देखो फोर्स P लग रहा है और ये रिजिड है, तो जितना डिफ्लेक्शन A1 में होगा, ये 1 में होगा, उतना ही डिफ्लेक्शन 2 में भी होगा, ठीक है। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, है ना। अब लेट से इसके अंदर फोर्स P1 आ गया है, इसके अंदर फोर्स P2 आ गया, तो टोटल फोर्स P क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, ठीक है। ये दो कंडीशन इसकी होती हैं। अब P1 की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो P1 की भी वैल्यू लिख लो भले ही, P1 की वैल्यू बता देता हूं मैं, P1 की वैल्यू होगी, वेरिग्नस थ्योरम से अगर निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगी, लेकिन अभी बस याद रख लो, P1 इज इक्वल टू P इंटू A1E1 डिवाइडेड बाय A1E1 प्लस A2E2, और सिमिलरली P2 जो लेना है P इंटू A2E2, देखो P ले रहे हैं, P2 ले रहे हैं, तो 2 यहाँ आ रहा है। वेरिग्नस थ्योरम अगर आपको पता नहीं है, अगर पता हो तो शायद बहुत अच्छा है, उससे ही हमने निकाला, उससे ही निकालते हैं ये, जिससे CG, जिसको हम बोलते हैं, जिससे CG निकालते हैं, वही थ्योरम है ये भी, ठीक है। तो ये P1 P2 की वैल्यू हो गई है आपके सामने। तो ये कंपोजिट बार्स थे जो कि एक दूसरे के ऊपर टच हैं, एक दूसरे से टच हैं। अब मान लो वो ये बोल सकता है कि इसका E1 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका E1 है, इसका E2 है, तो बोलेगा कि दोनों का इक्विवेलेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताओ, है ना, इक्विवेलेंट E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसको ये बता देना, इसका फॉर्मूला याद रख लो, A1E1 प्लस A2E2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, ये भी हो गया। बहुत इजी है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक की हमारी बात हुई, और ये बहुत इजी है, कंपोजिट्स बार छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत आसान है। अब इसमें कैसे भी कंडीशंस वो दे सकता है, घुमा सकता है, फिरा सकता है, लेकिन सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट लगना चाहिए ये, हाँ, इसको घोट लेना, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस को घोट लेना, ये दोनों कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशंस को, जिसमें क्या होता है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि फोर्स P है, ये यहाँ पे फिक्स है, और फिक्स होने के कारण जितना डिफ्लेक्शन 1 में होगा सेम डिफ्लेक्शन 2 में होगा, तो यहाँ पे दोनों के डिफ्लेक्शन सेम हो जाएंगे। सिमिलरली टोटल फोर्स P है, तो P1 प्लस P2 दोनों में अलग अलग फोर्स आएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब इसी के ही बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, इन्हीं की ही, और इन्हीं पे ही वो क्वेश्चन पूछ लेता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो इस पे आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, MCQs आपसे सॉल्व करवाऊंगा सोम के, तो वहाँ पे मैं आपसे इसके MCQs लूंगा, मैं इसके भी MCQs मैं वहाँ पे कंसिडर करूंगा। चलो अब आगे आ जाओ और देखो कि एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ बार्स ड्यू टू सेल्फ वेट, है ना, खुद के वेट के कारण एक्सियल डिफ्लेक्शन कब होगा, है ना। अब उसके ऊपर फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लोड या फोर्स जीरो है ना, ये जीरो है, ठीक।
तो अब देखो, लेट्स से ये एक बार है, ठीक, ये एक बार है और इसके ऊपर एक फोर्स नहीं लग रहा है, इसके ऊपर, सॉरी, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका एरिया, ए है और इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और इसकी टोटल लेंथ एल है। बस यही बात है, ठीक, ये याद रखो। अब जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा, ये यूनिफॉर्म सेक्शन है, हाँ ये यूनिफॉर्म सेक्शन है, मतलब यहाँ पे अगर इसकी विड्थ बी है तो सेम विड्थ यहाँ पर भी बी है। अभी हम कोनिकल सेक्शन भी देखेंगे, हाँ तो ये ध्यान रखो अभी, ठीक है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट, तो डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 2AE। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ दिस बार, इसका वेट डब्ल्यू, ठीक, ये डब्ल्यू इसका वेट है मान लो, तो डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 2AE। और इसको इसी तरीके से भी लिखते हैं, वेट को क्या लिखते हैं, डेंसिटी यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम भी लिख सकते हैं ना इसको। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2AE। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक, तो गामा इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू एल डिवाइडेड बाय 2AE, ठीक है, ए से ए कैंसिल। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला बनकर यहाँ पर जो फाइनल फॉर्मूला बनकर आता है वो गामा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E बनकर आता है, 2E, ठीक। तो इसको भी आप बक्से में करिए बंद, और ये बहुत आईएमपी फॉर्मूले हैं दोनों, ठीक है। सिमिलरली ये फॉर्मूला भी बहुत काम का है आपके लिए, ठीक है। चलो, ये था किसके कारण, ये यूनिफॉर्म बार है, ये यूनिफॉर्म बार है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड जो देखते हैं वो कोनिकल बार होता है, कोनिकल बार, ठीक है। तो मान लेट से ये यहां से फिक्स है अगेन, और ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ये कोन है यार, बस ये समझ लेना कि ये कोन है, नहीं हो रहा है उससे, छोड़ो, मैं ऐसे ही बना देता हूँ। ये कोनिकल बार है, ऐसा कुछ है, कोन है यहाँ पे, ठीक। तो इसका डिफ्लेक्शन, अगर इसकी लेंथ एल है ना, एरिया ए है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और वेट डब्ल्यू है, ठीक। तो इसका जो लेंथ हो, इसकी जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा एल होगा, खुद के वेट के कारण ड्यू टू सेल्फ वेट, वो होगा गामा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6E, ठीक, ये याद रखो, ये रिमेंबर करो, याद रखो इसको, गामा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6E। अब मैं इसको कोनिकल को C लिख रहा हूं, लेट से इसको मैं C लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं C और इसको मैं लिखता हूं R। तो देखो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे लिखता हूं R, डेल्टा R। तो यहां से दोनों के रिलेशन में क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है कि कोनिकल बार का डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा कंपैरेटिवली रेक्टेंगल के, ठीक है। अगर दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का वेट सेम है और दोनों की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा C इज इक्वल्स टू डेल्टा R डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा C, मतलब डेल्टा इन कोनिकल बार कितना होगा, ए डेल्टा इन रेक्टेंगुलर बार डिवाइडेड बाय 3, ऑलराइट। सो चलिए आगे चलते हैं अब और देखते हैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस, टेम्परेचर स्ट्रेसेस,
चलो ये टॉपिक यार कल कवर करेंगे, है ना, ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। हो सकता है अभी 6 और 7 दो लेक्चर और लग जाएं इसी टॉपिक में, तो मैं आपको यार बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और कोई बात नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम कवर करेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस को, और हुआ तो मैं लेक्चर नंबर 6 में ही इसको कंप्लीट कर दूंगा, थोड़ा सा लेक्चर को बड़ा कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में हमारे थर्मल स्ट्रेसेस कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं 6 का लेने के बाद 7 में हुआ तो हम MCQs देख लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करेंगे। ओके, सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।